यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड लाइफ डे यानी WWD हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन वन्य जीव, फिर चाहे वे एनिमल हों या फिर प्लांट्स, इनका पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में जो योगदान है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिन की थीम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट रखी गई है। इस दिन को 3 मार्च को मनाने के पीछे का मकसद साइट्स की स्थापना, दरअसल साइट्स यानी कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा पर 3 मार्च 1973 को हस्ताक्षर किए गए थे। साइट समझौता लागू 1 जुलाई 1975 को हुआ था। साइट्स में 184 देश पक्षकार हैं। भारत साल 1976 से साइट्स में शामिल है। साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका मकसद जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह सुनिश्चित करना है कि इसके स्पीशीज के सर्वाइवल का खतरा न उत्पन्न हो। साइट्स एक लीगली बाइंडिंग समझौता है। यह देशों के राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता, हालांकि यह देशों को ऐसा फ्रेमवर्क मुहैया कराता है जिससे देश राष्ट्रीय कानूनों के जरिए साइट्स के प्रावधानों को लागू कर सकें। 3 मार्च को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की गिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित लॉयन सफारी का दौरा किया। एशियाटिक लॉयन के लिए गुजरात का गिरी नेशनल पार्क इकलौता प्राकृतिक आवास है। साथ ही अफ्रीका के अलावा ये इकलौती ऐसी जगह है जहां पर शेर जंगल में पाए जाते हैं। साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की तर्ज पर प्रोजेक्ट लॉयन भी लॉन्च किया था। 2900 करोड़ रुपए वाले इस प्रोजेक्ट लॉयन का मकसद एशियाटिक लॉयन को संरक्षित करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत गुजरात के जूनागढ़ में नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ तैयार किया गया है। एशियाटिक लॉयन को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में साइट्स की अपेंडिक्स 1 के तहत संरक्षित किया गया है। वहीं IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। साल 2019 में यूपीएससी में पूछे गए एक सवाल पर आइए करते हैं गौर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए। लंबे वक्त से केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच NEP यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर विवाद जारी है। अब इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया है। उनके बयान के मुताबिक नई शिक्षा नीति राज्यों पर हिंदी को आरोपित नहीं करेगी। NEP 2020 भारत की विभिन्न भाषाओं पर केंद्रित है, चाहे वह हिंदी हो, तमिल हो, उड़िया हो या फिर पंजाबी। इसमें सभी भाषाओं का समान महत्व है। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु के विरोध को पूरी तरीके से राजनीतिक बताया। देखिए, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। उन्होंने कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने मांग की थी कि केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा नीति को लागू करने के लिए तमिलनाडु के फंड्स को रोक दिया है, क्योंकि तमिलनाडु ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने से इनकार कर दिया है। इस पूरी कंट्रोवर्सी के केंद्र में थी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। तमिलनाडु का मानना है कि इसके जरिए उनके राज्य पर हिंदी आरोपित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार का तर्क है कि इसके जरिए युवाओं को हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर हासिल होंगे। देखिए, देश में शिक्षा में भाषा नीति को लेकर डिबेट स्वतंत्रता के वक्त से जारी है। वजह है देश में भाषाई विविधता। देश में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हर राज्य की भाषा की अपनी सांस्कृतिक महत्ता है। इसलिए देश की एक भाषा हो, इस पर सहमति बन पाना मुश्किल हो जाता है। इस डिबेट को स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले एनालाइज किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बने कमीशन ने। राधाकृष्णन कमीशन ने हिंदी, हिंदुस्तानी को भारत की संघीय भाषा के रूप में इस्तेमाल करने का समर्थन किया, जिसका इस्तेमाल सभी संघीय गतिविधियों जैसे प्रशासनिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक के लिए किया जाएगा। इसी आयोग के प्रस्ताव के आधार पर त्रिभाषा सूत्र की नींव रखी गई थी। कमीशन के मुताबिक हर व्यक्ति को अपनी क्षेत्रीय भाषा के अलावा संघीय भाषा से परिचित होना चाहिए और अंग्रेजी में किताबें पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग द्वारा स्वीकार किया गया और पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसे शामिल किया गया। फॉर्मूले में कहा गया कि माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषी राज्य हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भाषा यानी आमतौर पर दक्षिण भारतीय भाषा, वहीं गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा के अलावा हिंदी और अंग्रेजी भाषा सिखाएं।
कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि त्रिभाषा सूत्र पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ही लाया गया था। इसके बाद दो और नीतियां आईं, 1986 की शिक्षा नीति और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इन दोनों नीतियों में हिंदी को लेकर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। जैसे कि एनईपी 2020 में हिंदी भाषा का मेंशन नहीं है। एनईपी 2020 के मुताबिक बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाएं राज्यों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद की होंगी, बशर्ते कि 3 भाषाओं में से एक, कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं हों। लेकिन तमिलनाडु ने 1968 से ही 2 लैंग्वेज पॉलिसी को ही अपनाया। तमिलनाडु में तमिल और अंग्रेजी भाषा को ही शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। संवैधानिक तौर पर शिक्षा समवर्ती सूची में है, तो पूरी तरह से ये राज्यों के ऊपर है कि वे शिक्षा के लिए किस तरह की नीतियां बनाते हैं और लागू करते हैं। तमिलनाडु सरकार एनईपी न लागू करने में इसी प्रावधान का तर्क देती है, लेकिन समस्या की वजह है कि समग्र शिक्षा फंड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के साथ लिंक कर दिया गया है। अब इस पूरे विवाद में क्या समाधान निकलता है, यही देश के संघवाद के चरित्र को दिखाएगा। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 97वें एकेडमी अवार्ड्स की घोषणा हुई है। एकेडमी अवार्ड, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड्स भी कहा जाता है, कई कैटेगरीज में दिए जाने वाले इन अवार्ड्स को पाने की चाहत हर सिने आर्टिस्ट को होती है। साल 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है अनोरा को। अनोरा एक अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इस बार सबसे ज्यादा अवार्ड अनोरा फिल्म के ही खाते में गए हैं। वहीं बेस्ट एक्टर का अवार्ड एड्रियन ब्रॉडी को जाता है। उन्हें यह अवार्ड द ब्रूटिस्ट में लीड एक्टर के रोल के लिए दिया गया है। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया है माइकी मेडिसन को। उन्हें बेस्ट फिल्म अनोरा में लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने के लिए अवार्ड दिया गया। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सीन ब्रेकर को अनोरा मूवी के डायरेक्शन के लिए दिया गया है। वहीं बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में आई एम स्टिल हियर को अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बेस्ट एनिमेटेड फिल्म के लिए फ्लो मूवी को अवार्ड दिया गया है। केंद्र सरकार ने आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न कंपनी का दर्जा देने की मंजूरी दी है। आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन रेल मंत्रालय के तहत एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। इसका सालाना टर्नओवर 4,270.18 करोड़ रुपए है। वहीं आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 26,644 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर वाली एक कंपनी है। ये भी रेल मंत्रालय के तहत ही एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। इस तरह भारत में अब कुल नवरत्न कंपनीज की संख्या 26 हो गई है। आईआरसीटीसी को 25वीं नवरत्न कंपनी और आईआरएफसी को 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा देने की घोषणा की गई है। किसी सीपीएसई यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनी को नवरत्न का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। मसलन सीपीएसई को मिनी रत्न 1 शेड्यूल ए का दर्जा हासिल हो, साथ ही बीते 5 साल में 3 बार MOU रेटिंग एक्सीलेंट या वेरी गुड रही हो। इसके अलावा 6 पैरामीटर्स में कंपोजिट स्कोर 60 या उससे ऊपर का रहा हो। नवरत्न का दर्जा मिलने से कंपनी को ज्यादा स्वतंत्रता, वित्तीय स्वायत्तता और शक्तियां हासिल होती हैं। नवरत्न कंपनीज को केंद्र सरकार से परमिशन लिए बिना 1,000 करोड़ रुपए तक निवेश करने की ऑटोनॉमी भी हासिल है। अब आइए नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से मतलब एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज से है जिसमें सामाजिक विषमताएं कम से कम हो, समाज में फैली तमाम भेदभाव वाली नीतियों को मिटाते हुए एक समानता वाले समाज की अवधारणा के मूल में सामाजिक न्याय ही काम करता है।
सामाजिक न्याय वंचित वर्गों की स्थिति में सुधार के लिए एक टूल की तरह काम करता है। इससे वंचित वर्ग के लिए समानता मूलक समाज तैयार करने के लिए काम किया जाता है। साइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत साइट्स में शामिल है। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से अबाध्य कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थगन नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां पेश की गई हैं? 2, 3, 4 या फिर 1। हाल ही में सेबी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे, माधवीपुरी बुच, अजय त्यागी, सिद्धार्थ मोहंती। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी तुहिन कांत पांडे। अगला प्रश्न था, कुंडी पद निरूपित करता है एक पारंपरिक जल संचयन प्रणाली, एक अनाज संचयन प्रणाली, हवन के लिए तैयार की गई वेदी या फिर प्राचीन भारत में खेती की एक पद्धति। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी एक पारंपरिक जल संचयन प्रणाली। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का असर दिखाई देने लगा है। पिछले बुलेटिन्स में मैंने आपको बताया है कि यूएसए की संस्था यूसेड को बंद करने का फैसला लिया गया है। अब खबर आ रही है कि यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP दक्षिण अफ्रीका में स्थित अपने ऑफिस को बंद करने जा रहा है। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक फंडिंग में आ रही चुनौती के चलते दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थित ऑफिस को बंद किया जाएगा। पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका के सभी ऑपरेशंस केन्या के नैरोबी में स्थित ऑफिस से ऑपरेट किए जाएंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यह तो साफ नहीं किया है कि इसे कितनी फंडिंग का नुकसान हुआ है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक इसे पिछले साल यूएसए से $4.4 बिलियन की फंडिंग मिली थी। यह अमाउंट इसके कुल बजट में आधे की हिस्सेदारी रखता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में यूएसए के बाद दूसरा सबसे बड़ा डोनर है जर्मनी। जर्मनी की तुलना में यूएसए 4 गुना फंडिंग करता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो आपातकालीन स्थितियों में लोगों की जान बचाता है और खाद्य सहायता के जरिए दुनिया में शांति लेने का काम करता है। इसका गठन साल 1961 में हुआ था। 1963 में इस संस्था ने अपना पहला कार्यक्रम सूडान के लिए लॉन्च किया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक दुनिया में 343 मिलियन लोग गंभीर रूप से भूखे हैं। यह संस्था 120 देशों में 150 मिलियन से ज्यादा लोगों को खाद्य सहायता मुहैया कराती है। इन प्रोग्राम्स के लिए सरकारें और निजी संस्थाएं स्वैच्छिक तौर पर फंडिंग मुहैया कराते हैं। WFP का खुद का कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है। यह अपने प्रोग्राम्स के लिए फंडिंग पर ही डिपेंडेंट है। इसलिए यूएसए की फंडिंग में कमी आने से इसके प्रोग्राम्स बंद होने की नौबत आ गई है। साल 2020 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। लंबे वक्त से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे पाकिस्तान को एक जैकपॉट मिला है। दरअसल पाकिस्तान ने सिंधु नदी में बड़ी मात्रा में गोल्ड रिजर्व की खोज की है। इन रिजर्व्स की कीमत 80,000 करोड़ रुपए के आसपास आंकी जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश को पंजाब प्रांत के अटक जिले में सरकार द्वारा किए गए सर्वे के जरिए सोने के भंडार मिले हैं। ये गोल्ड रिजर्व्स पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन का काम कर सकते हैं। सर्वे को लीड कर रहे जियोलॉजिस्ट के मुताबिक सिंधु नदी हिमालय से गोल्ड डिपॉजिट बहा कर लाती है। लगभग 2880 किलोमीटर बहने वाली सिंधु नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ये नदी तिब्बत के पठार में कैलाश माउंटेन रेंज में मौजूद बोखरचूह ग्लेशियर के पास से निकलती है। तिब्बत में इसे सिन्ही खंबन या फिर लायंस माउथ कहा जाता है। सिंधु घाटी क्षेत्र को ऐतिहासिक तौर पर सोने और अन्य खनिज संसाधनों से संपन्न माना जाता है। ऐतिहासिक तौर पर समृद्ध होने के चलते स्थानीय खनन ठेकेदार भी यहाँ पर माइनिंग गतिविधियां कर रहे थे। इसके बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने यहाँ पर सर्वे के लिए कमीशन नियुक्त किया, साथ ही बिना परमिट के खनन की अनुमति के लिए इनकार किया। आपको बता दें कि दुनिया में गोल्ड रिजर्व के मामले में ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण अफ्रीका को पहली, दूसरी और तीसरी रैंकिंग हासिल है। वहीं गोल्ड के उत्पादन के मामले में चीन पहले, रूस दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर काबिज है। वहीं भारत की बात करें तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के मुताबिक भारत के 88% गोल्ड रिजर्व्स कर्नाटका में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स।
आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ सेक्टर को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से एक नीति तैयार करने को कहा है जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले मरीज और उनके परिवारों को शोषण से बचाया जा सके। कोर्ट के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मरीज के परिवारों को उन्हीं की फार्मेसीज और उनसे संबंधित एस्टेब्लिशमेंट से दवा और जरूरी मेडिकल डिवाइसेज खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। कोर्ट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अनरीजनेबल चार्जेस पर लगाम कसने की भी बात कही है, लेकिन कोर्ट ने सरकार को निजी क्षेत्र के हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लिए नीति बनाते वक्त बहुत कड़ा रुख अपनाने से भी मना किया है, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि कड़ी नीतियों से निजी क्षेत्र स्वास्थ्य में निवेश करने में कमी कर देगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य संविधान में राज्य सूची का विषय है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ने स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। वहीं संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर प्रावधान है। अनुच्छेद 47 के मुताबिक राज्य को पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए प्रयास करने होंगे। मतलब ये कि स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। हालिया इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भारत अपनी GDP का 3.8% स्वास्थ्य पर खर्च करता है, जो कि करंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति 6602 रुपए के करीब पहुंचता है। जाहिर है इस खर्च के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवसंरचना के स्तर पर बड़े स्तर पर कमियां मौजूद हैं। इन गैप्स को फिल करने के लिए ही प्राइवेट सेक्टर को हेल्थ सेक्टर में निवेश करना होता है। प्राइवेट सेक्टर में निवेश करने वाले प्रॉफिट के मकसद से काम करते हैं, जिससे हेल्थ भारत जैसे देश में एक बड़ी लग्जरी बन जाती है। इन चुनौतियों को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि भारत में हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। साल 2026 में 2 से 4 दिसंबर के दौरान UN वाटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन UAE में किया जाएगा। UAE और सेनेगल इस कॉन्फ्रेंस को संयुक्त तौर पर आयोजित करेंगे। दोनों देशों ने इसके लिए प्रोसेस शुरू कर दी है। साथ ही UN के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में इससे संबंधित डॉक्यूमेंटेशन भी स्टार्ट हो गया है। देखिए, UN वाटर जैसी संस्थाएं इस कॉन्फ्रेंस के लिए थीम्स निर्धारित करेंगी। इन थीम्स के इर्द गिर्द ही इस कॉन्फ्रेंस के वार्ता के मुद्दे डिपेंड करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सभी के भविष्य को वाटर सिक्योर बनाना है। देखिए, सतत विकास लक्ष्य SDG को पूरा करने की डेडलाइन 2030 है। 2025 के शुरू होने के साथ इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए दुनिया अंतिम 5-6 सालों में है। इसलिए UN की ये कॉन्फ्रेंस SDG 6 से संबंधित है। SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। इसका मकसद है सभी के लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। CCS किसी एक तकनीक का नाम नहीं है, इसमें कई सारी तकनीक काम करती हैं। इनका मकसद होता है बड़े पावर प्लांट्स या रिफाइनरी से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके पृथ्वी के नीचे ट्रैप कराना। इसमें यह विचार काम करता है कि उत्पादित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में रिलीज होने से पहले कैप्चर कर लिया जाए। आमतौर पर ज्यादातर तकनीक में कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी में गहराई में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें एक क्लोज्ड लूप जैसा बनता है, जिसमें पृथ्वी से जीवाश्म ईंधनों के रूप में कार्बन को निकाला जाता है और पृथ्वी में वापस CO2 के रूप में इंजेक्ट कर दिया जाता है। पहला सवाल है, बायोफ्यूल के उत्पादन में भारत दुनिया में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? और दूसरा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित यह संस्था दुनिया भर में भूख मिटाने के लिए काम करती है। हाल ही में USA द्वारा USAID की फंडिंग रोकने के चलते इस संस्था के ऑपरेशंस प्रभावित हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऊपर दिए गए पद से संबंधित है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल या फिर द हंगर प्रोजेक्ट? पहला सवाल था, साइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है? साइट्स सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। भारत साइट्स में शामिल है। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर देना था। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है विकल्प डी, यानी तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न था, स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां पेश की गई हैं? 2, 3, 4 या फिर 1? सही जवाब है विकल्प बी, यानी 3। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के लिए आ रही है एक अच्छी खबर। दरअसल इंडिया ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी के MMR यानी मातृत्व मृत्यु दर के लिए तय किए गए लक्ष्य को पूरा कर लिया है। ध्यान रखिए, 1 लाख जीवित जन्म पर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या MMR कहलाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर MMR को 100 से कम रखने का लक्ष्य रखा गया था। भारत ने इस लक्ष्य को पूरा करने के साथ MMR में 83% की कमी दर्ज की है। भारत ने ये कमी 1990 से 2020 के दौरान दर्ज की है।
जबकि वैश्विक स्तर पर एमएमआर में 55% की कमी दर्ज की गई है। इसी दौरान इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी आईएमआर में 69% की कमी दर्ज की गई है। देखिए, मातृत्व मृत्यु किसी भी क्षेत्र की महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का मापक होती है। WHO के अनुसार मातृत्व मृत्यु का मतलब है किसी गर्भवती महिला की मौत या प्रसव के 42 दिनों के अंदर या गर्भधारण से जुड़े किसी कारण की वजह से या उसके प्रबंधन की वजह से होने वाली मौत। ध्यान रखिए कि SDG 3 सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित है। वहीं सतत विकास लक्ष्य 3.1 के तहत प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर एमएमआर को 70 से कम रखने का लक्ष्य रखा गया है और जल्द ही भारत SDG का भी ये लक्ष्य पूरा कर लेगा। ब्राजील के नेशनल काउंसिल फॉर एनर्जी पॉलिसी ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक में शामिल होने को मंजूरी दे दी है। साल 2023 में ब्राजील को ओपेक की तरफ से सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया था। अब जाकर ब्राजील की तरफ से इसे फाइनल किया गया है। ब्राजील ने साफ किया है कि ब्राजील ओपेक निर्णय लेने जैसे मुद्दों में शामिल नहीं होगा। ब्राजील इसमें चार्टर ऑफ कोऑपरेशन तक ही सीमित रहेगा, जिसमें इंडस्ट्री संबंधित मुद्दों को डिस्कस किया जाता है। ब्राजील के ओपेक में शामिल होने के निर्णय की आलोचना भी हो रही है, क्योंकि नवंबर 2025 में ब्राजील को यूएन की COP30 की मेजबानी करनी है। इस कॉन्फ्रेंस में जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है और ओपेक तेल उत्पादन करने वाले देशों का समूह है। जीवाश्म ईंधनों के चलते होने वाला प्रदूषण जलवायु परिवर्तन में बहुत अहम भूमिका निभाता है, लेकिन ब्राजील ने कहा है कि तेल उत्पादन ब्राजील की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है और ब्राजील अब इसे स्वीकारने में कोई शर्म नहीं दिखाएगा। ब्राजील दुनिया में तेल का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वैश्विक आउटपुट में 4% की हिस्सेदारी रखता है। बीते साल ब्राजील के निर्यात में ऑयल सबसे बड़ी कमोडिटी के तौर पर उभरा है। देखिए, ओपेक से मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक स्थायी अंतर सरकारी संस्था है और इसका गठन हुआ था 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस के जरिए। इसके संस्थापक सदस्यों में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला थे। 5 संस्थापक सदस्यों को बाद में कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, UAE, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी और कॉन्गो इसमें शामिल हुए थे। इक्वाडोर ने ओपेक में अपनी सदस्यता जनवरी 2020 में खत्म कर दी। इंडोनेशिया ओपेक से साल 2016 से बाहर हो गया है। कतर 2019 में और अंगोला 2024 से ओपेक से बाहर है। इस तरह ओपेक में वर्तमान में 12 सदस्य देश शामिल हैं। ब्राजील ने इसे अभी अप्रूव किया है। पूर्ण सदस्य बनने की कुछ फॉर्मेलिटीज अभी बाकी हैं, इसलिए ब्राजील को इन 12 सदस्यों में काउंट नहीं करना है। शुरुआत के 5 सालों में ओपेक का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में था, जिसे बाद में ऑस्ट्रिया के वियना में शिफ्ट कर दिया गया। इसका मकसद पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को फेयर और स्टेबल रखने के लिए सदस्यों के बीच पेट्रोलियम से जुड़ी नीतियों में एकरूपता रखना है। ओपेक में किसी देश को पूर्ण सदस्य बनाने के लिए सभी संस्थापक सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ लगाए थे। अब कनाडा ने इसका जवाब WTO में दिया है। हाल ही में WTO ने पुष्टि की है कि कनाडा ने USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ में की गई वृद्धि को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। कनाडा के मुताबिक USA द्वारा लगाए गए टैरिफ्स अनजस्टिफाइड हैं। इससे पहले चीन भी USA के टैरिफ्स के खिलाफ ही WTO में मोर्चा खोल चुका है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने USA के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी पारी की शुरुआत 20 जनवरी 2025 को की है। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहला गिफ्ट अपने पड़ोसियों मैक्सिको और कनाडा को ही दिया। मैक्सिको और कनाडा को USA ने 25% टैरिफ से नवाजा। USA का आरोप है कि ये दोनों देश USA में इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जिम्मेदार हैं। आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि कनाडा इस शिकायत के लिए WTO ही क्यों गया? तो आपको बता दें कि WTO एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों से डील करने के लिए जिम्मेदार है।
यूएसए के टैरिफ जैसे मुद्दों को वैश्विक स्तर पर यही संस्था डील कर सकती है, इसलिए चीन समेत कनाडा जैसे देश यहीं अर्जी लगा रहे हैं। ये संस्था सभी के लाभ के लिए ओपन ट्रेड यानी खुला व्यापार की वकालत करती है। WTO के मुताबिक वे व्यापार के जरिए लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, रोजगार के अवसर सृजित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का काम करते हैं। 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आए WTO में 166 सदस्य देश हैं। इसका गठन उरुग्वे राउंड वार्ता के जरिए किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। भारत 1 जनवरी 1995 से इसका सदस्य है। WTO के डायरेक्टर जनरल नागोंजी ओकोंजो-इवेला हैं। नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाली नागोंजी ओकोंजो-इवेला इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकन है। केंद्र सरकार ने जन औषधि के तर्ज पर पशु औषधि लॉन्च की है। दरअसल यूनियन कैबिनेट ने लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम LHDCP में कुछ बदलावों को मंजूरी दी है। अब इस प्रोग्राम के तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती जेनेरिक पशु दवाएं मुहैया कराई जाएंगी। LHDCP के लिए वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए 3880 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। पशु औषधि को LHDCP के एक कंपोनेंट के तौर पर लॉन्च किया गया है। ये प्लान जनऔषधि की तर्ज पर ही तैयार किया गया है। इसके तहत PM किसान समृद्धि केंद्रों और सहकारी समितियों के माध्यम से पशुओं के लिए जेनेरिक दवाएं मुहैया कराई जाएंगी। देखिए, किसान समृद्धि केंद्र कृषि संबंधी सभी जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप का काम करता है। भारत सरकार ने गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर मौजूद फर्टिलाइजर रिटेल शॉप्स को मॉडल फर्टिलाइजर शॉप्स में तब्दील किया है। इन्हें ही प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र नाम दिया गया है। ये केंद्र एग्री इनपुट्स, मिट्टी और बीज की टेस्टिंग फैसिलिटीज और सरकारी योजनाओं के संबंध में सूचनाएं मुहैया कराते हैं। योजना के तहत पशु चिकित्सा के पारंपरिक ज्ञान को भी रिवाइव करने की बात कही गई है। इस नॉलेज को डॉक्यूमेंट किया जाएगा। ध्यान रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के तहत एक डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स काम करता है और इसी के तहत भारत सरकार ने नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत जो आउटलेट खोले गए हैं उन्हें ही जन औषधि केंद्र कहा जाता है। इन केंद्रों पर किफायती दामों में जेनेरिक मेडिसिन मुहैया कराई जाती है। ये योजना इंसानों को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाएं मुहैया कराने के मकसद से काम करती है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है गावी, GAVI। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना एक ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है गावी। ये दुनिया में फैली खतरनाक बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन में मदद करता है। इस अलायंस में विकासशील देश, डोनेशन वाले देश, WHO, यूनिसेफ, विश्व बैंक, तकनीकी संस्थाएं, सिविल सोसाइटी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अन्य निजी क्षेत्र के सहयोगी शामिल हैं। पहला सवाल है, 2025 में COP30 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? ब्राजील, UAE, इंडोनेशिया या फिर मिस्र? और अगला सवाल है, भारत ने C3 यानी सिटीज कोalition फॉर सर्कुलरिटी लॉन्च किया है। यह संबंधित है शहरी क्षेत्र के सतत विकास से, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने से, समाज में समानता को बढ़ावा देने से या फिर कार्बन उत्सर्जन को कम करने से। पहला सवाल था, बायोफ्यूल के उत्पादन में भारत दुनिया में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? सही जवाब है विकल्प C यानी तृतीय। और दूसरा प्रश्न था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित यह संस्था दुनिया भर में भूख मिटाने के लिए काम करती है। हाल ही में USA द्वारा यूसेट की फंडिंग रोकने के चलते इस संस्था के ऑपरेशंस भी प्रभावित हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऊपर दिए गए पद से संबंधित है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, द हंगर प्रोजेक्ट? सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। WSDS यानी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन 5 से 7 मार्च 2025 के दौरान नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया जा रहा है। WSDS 2025 की थीम रखी गई है पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। इस साल की थीम का फोकस है कि सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपसी सहयोग पर जोर दिया जाए। समिट में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए थे। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि ग्लोबल साउथ क्लाइमेट एजेंडा को लीड कर रहा है और ग्लोबल साउथ के मुखिया के तौर पर भारत जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी कमिटमेंट्स को तेजी से पूरा कर रहा है। देखिए, ग्लोबल साउथ में आमतौर पर वे देश शामिल हैं जिन्हें विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। ये देश आमतौर पर दुनिया के सदर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ये देश एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। इन देशों में गरीबी, आय में ज्यादा असमानता, कम जीवन प्रत्याशा और जीवन की कठिन परिस्थितियां मौजूद होती हैं। पर्यावरण मंत्री के बयान के मुताबिक अकेले 2020 में भारत ने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 7.93% तक कम कर दिया था। भारत ने 2005 से 2020 के दौरान GDP के मुकाबले एमिशन इंटेंसिटी में 36% की कमी दर्ज की है।
वहीं भारत ने 2030 तक एमिशन इंटेंसिटी में 45% तक की कमी करने का लक्ष्य रखा है। एमिशन इंटेंसिटी से मतलब है जीडीपी की प्रति इकाई उत्सर्जन की मात्रा से। WSDS टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का एक फ्लैगशिप इवेंट है। इस इवेंट के जरिए टेरी की कोशिश रहती है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सरकारों, व्यवसायों, अकादमिक संस्थानों, वैज्ञानिकों और युवाओं आदि को एक मंच पर लाया जा सके। इस समिट का आयोजन 2001 से किया जा रहा है। टेरी की बात करें तो ये एक स्वतंत्र और बहुआयामी संगठन है। यह जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण आदि विषयों में गहन शोध करता है। टेरी के मुख्य क्षेत्र हैं संसाधनों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना, सतत प्रक्रियाओं तक पहुंच को बढ़ाना और पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संस्था सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। युद्ध केवल अशांति को जन्म नहीं देते, युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ध्वस्त करते हैं, आमजनों और सरकारों के मन में डर पैदा करते हैं। बाल्टिक देश लिथुआनिया ने रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे डर से एक ऐसा ही फैसला लिया है। दरअसल लिथुआनिया क्लस्टर बम को प्रतिबंधित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि से बाहर हो गया। क्लस्टर बम असल में सैकड़ों छोटे छोटे बमों का कलेक्शन होता है। जब इन बमों को दागा जाता है तो ये बहुत बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे टारगेट के आसपास भी भारी नुकसान पहुंचता है। लिथुआनिया के संसद ने बीते साल जुलाई में द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस को छोड़ने का फैसला लिया था। यूएन में इससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद अब यह फैसला लागू हुआ है। द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस 100 से ज्यादा सदस्यों वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह कन्वेंशन क्लस्टर युद्ध सामग्री के उपयोग, उत्पादन, ट्रांसफर और भंडारण पर प्रतिबंध लगाती है। इसे 30 मई 2008 को अपनाया गया था, जबकि ये लागू हुई थी 1 अगस्त 2010 को। भारत इसमें शामिल नहीं है। लिथुआनिया पहला देश है जो इस संधि से बाहर हुआ हो। साथ ही लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन का ऐसा पहला देश है जो किसी बहुपक्षीय आर्म्स रेगुलेशन एक्ट से बाहर हुआ है। रूस और यूक्रेन दोनों ही इस संधि में शामिल नहीं हैं। दोनों ने ही युद्ध के दौरान क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। इस संधि से बाहर होने का कारण लिथुआनिया ने रूस का डर बताया है। लिथुआनिया नाटो का सदस्य है। उसे डर है कि यूक्रेन के बाद रूस उस पर हमला कर सकता है, इसलिए अपनी सैन्य क्षमता को हर तरह से वो मजबूत करना चाहता है। रूस यूक्रेन पर क्लस्टर बम का उपयोग कर चुका है, तो आगे भी उससे ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आपको बता दें कि लिथुआनिया यूरोप के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। इसके उत्तर में लातविया, पूर्वी और दक्षिण हिस्से में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में रूस स्थित है। बाल्टिक देशों में लिथुआनिया के अलावा लातविया और एस्टोनिया भी शामिल हैं। ये तीनों ही देश बाल्टिक सी के पूर्वी तट पर स्थित हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। पनामा नहर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बनाए गए दबाव में एक नया अपडेट आया है। देखिए, दूसरी बार यूएसए की सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा पर यानी पनामा कंट्री पर पनामा नहर के परिचालन में चीन को तवज्जो देने के आरोप लगाए थे, जिससे चीन की मिलिट्री को उस क्षेत्र में बढ़त मिलती है। साथ ही इससे यूएसए की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता है। अब खबर आई है कि हांगकांग के एक ग्रुप ने पनामा नहर के 2 पोर्ट्स में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर सहमति जताई है। इस हिस्सेदारी को खरीदने वाले समूह में यूएसए की ब्लैक रॉक नाम की इन्वेस्टमेंट कंपनी शामिल है। हालांकि हांगकांग के ग्रुप ने साफ किया है कि इस डील का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे यूएसए की जीत बताया है। पनामा का कहना है कि पनामा नहर के ऑपरेशंस पनामा कैनाल अथॉरिटी देखती है, जो कि पनामा सरकार के तहत एक एजेंसी है। वहीं पोर्ट्स का काम कार्गो हैंडलिंग का है, जिनके ऑपरेशंस प्राइवेट कंपनीज डील कर रही हैं। इन्हीं में से एक हांगकांग बेस्ड ग्रुप है। आपको बता दें कि पनामा नहर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कमर्शियल वाटरवेज में से एक है। यह नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच माल की आवाजाही में लगने वाले समय को बहुत कम कर देती है।
पनामा नहर को 1904 से 1914 के बीच बनाया गया था। इसके निर्माण में यूएसए की अहम भूमिका थी। इस पर वर्तमान में नियंत्रण पनामा का है। पनामा नहर से पहले किसी जहाज को यूएसए की न्यूयॉर्क सिटी से सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए 13,100 नॉटिकल मील की यात्रा करनी होती थी। इस यात्रा में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एकदम छोर से गुजरना होता था। वहीं पनामा नहर बनने के बाद ये यात्रा केवल 5200 नॉटिकल मील से पूरी की जा सकती है। यूएसए ने घोषणा की है कि यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी यानी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन साझा नहीं की जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध में इस खुफिया जानकारी ने अहम भूमिका निभाई है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने साफ किया कि यह सस्पेंशन बहुत कम वक्त के लिए हो सकता है। यूक्रेन इस खुफिया जानकारी के जरिए रूस के ट्रूप्स की मूवमेंट को ट्रैक करता है। जाहिर है इस सुविधा के बंद होने से यूक्रेन को नुकसान होगा। यूएसए की इस घोषणा के बाद फ्रांस ने यूक्रेन को मिलिट्री इंटेलिजेंस मुहैया कराने की बात कही है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक यूएसए ने यूक्रेन की मिलिट्री और इंटेलिजेंस सहायता दोनों बंद कर दी है। इसकी वजह से यूएसए चाहता है कि यूक्रेन यूएसए की शर्तों के मुताबिक युद्ध की शांति वार्ता में शामिल हो। यूएसए प्रशासन के मुताबिक इस सहायता को बंद करके यूक्रेन की युद्ध शांति को लेकर सीरियसनेस को भी परखा जा रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से रूस यूक्रेन युद्ध के समीकरण बदल चुके हैं। यूएसए के एक्शंस ने यूक्रेन को अलग थलग सा कर दिया है। ये वही यूएसए है जिसकी अगुवाई वाले नाटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन की पहल ने उसे युद्ध में धकेला है। इसके बाद यूरोप के देश एक महाद्वीप के स्तर पर साथ आने की बात कर रहे हैं। 6 मार्च यानी आज ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन के बीच इस संबंध में वार्ता रखी गई है। फ्रांस का कहना है कि यूरोप एक नए दौर में है। यूएसए के रुख बदलने के बाद यूरोप को खुद को संभालने के लिए एकजुट होना होगा। आइए अब देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है फ्लेमिंगो बैलेंस। फ्लेमिंगो बैलेंस फिजिकल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए एक टेस्ट है। इसमें व्यक्ति के स्थिर संतुलन या स्टेबल बैलेंस बनाए रखने की क्षमता को परखा जाता है। इसमें व्यक्ति को एक पैर पर खड़ा होना चाहिए जबकि दूसरा पैर पीछे की तरफ उठा हुआ होना चाहिए। ये पोजीशन फ्लेमिंगो पक्षी की नकल करती है। आप जितनी देर तक इस पोजीशन को बनाए रख सकते हैं आप उतने ही फिट माने जाते हैं। इसमें लंबे समय तक स्थिर स्थिति में बने रहने की क्षमता को मापा जाता है। आप कितनी देर तक फ्लेमिंगो पोजीशन में रह सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला सवाल, द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्लस्टर युद्ध सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। भारत इस संधि में शामिल नहीं है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। दूसरा प्रश्न है, खबरों में रहा तोरखम बॉर्डर किससे संबंधित है? अफगानिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत, भारत चीन या फिर भारत म्यांमार? पहला सवाल था, साल 2025 में COP 30 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जा रही है? ब्राजील, यूएई, इंडोनेशिया या फिर मिस्र? सही जवाब है ब्राजील, विकल्प ए। और अगला प्रश्न था, भारत ने C3 यानी सिटीज कोalition फॉर सर्कुलरिटी लॉन्च किया है। यह संबंधित है शहरी क्षेत्र के सतत विकास से, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने से, समाज में समानता को बढ़ावा देने से या फिर कार्बन उत्सर्जन को कम करने से? सही जवाब है शहरी क्षेत्र के सतत विकास से यानी विकल्प ए। दुनिया भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस दिन महिलाओं को राष्ट्रीय, जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक या राजनीतिक सीमाओं के परे उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है। साल 2025 में इस दिन की थीम रखी गई है फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स राइट्स, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट। ये थीम सभी के लिए समान अधिकार, शक्ति, अवसर और एक समावेशी भविष्य को अनलॉक करने के लिए एक्शन लेने का आह्वान करती है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विमेन लेड डेवलपमेंट फॉर अ डेवलप्ड इंडिया या नारी शक्ति से विकसित भारत नाम की एक कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगी। इसमें आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, दिल्ली पुलिस के महिला ऑफिसर्स हिस्सा लेंगी। साथ ही आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य हिस्सा लेंगे। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की महिला ऑफिसर्स भी शामिल होंगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मसलन विश्व बैंक, यूनिसेफ, यूएन विमेन, यूएनडीपी और यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर केंद्र सरकार #SheBuildsBharat नाम का एक मेगा कैंपेन भी लॉन्च करेगी। इसमें प्रगतिशील भारत को आकार देने में महिलाओं के योगदान को शोकेस किया जाएगा। इसके अलावा 2025 में बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के भी 30 साल पूरे हो रहे हैं। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए बराबरी के अधिकार को सुनिश्चित करने की बात करता है। इस दस्तावेज को 1995 में 189 देशों की सरकारों ने अपनाया था। भारत ने संविधान के निर्माण के वक्त से ही इस बात का ध्यान रखा कि देश में लैंगिक भेदभाव न हो। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में प्रावधानों के माध्यम से लैंगिक समानता की गारंटी देता है।
जैसे कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। वहीं नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39D पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए। इनमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR 1966, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women CEDAW 1979, Beijing Declaration and Platform for Action 1995, United Nations Convention Against Corruption 2003, Agenda 2030 for Sustainable Development पर हस्ताक्षर किए गए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया है। 2025 में जारी ये GTI का 12वां एडिशन है। इसमें दुनिया में आतंकवाद का क्या पैटर्न रहा है इसके बारे में जानकारी मुहैया कराई जाती है। इंडेक्स में 163 देशों को आतंकवाद का प्रभाव, आतंकवादी हमले, आतंकवाद के चलते हुई मौतें, आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों जैसे पैरामीटर्स के आधार पर परखा जाता है। 163 देशों में बुर्किना फासो को पहली रैंक हासिल हुई है। मतलब बुर्किना फासो दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश है। पिछले साल भी बुर्किना फासो पहले नंबर पर काबिज था। सीरिया को GTI 2025 में तीसरी रैंक हासिल हुई है। वहीं भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान बीते साल के इंडेक्स में चौथे नंबर पर था। रिपोर्ट के मुताबिक TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला टेररिस्ट ग्रुप बन गया है। 2024 में पाकिस्तान में आतंकवाद से होने वाली मौतों में आधा से ज्यादा मौतों में इस ग्रुप का ही हाथ था। नाइजर और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जहां पर आतंकवाद से होने वाली मौतों की संख्या में बहुत तेज वृद्धि हुई है। ये वृद्धि नाइजर में 94% है और पाकिस्तान में 45% के आसपास। GTI 2025 में एक ट्रेंड की पहचान की गई है जिसके मुताबिक आतंकवादी समूहों ने तकनीक जैसे कि AI का उपयोग खूब किया, जो कि चिंता का मसला है। GTI 2025 में भारत को 14वीं रैंक हासिल हुई है। भारत की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत पिछले साल 2024 में भी GTI में 14वें नंबर पर ही था। दुनिया भर में साहेल रीजन सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र है। आतंकवाद से प्रभावित टॉप 10 कंट्रीज में 5 साहेल रीजन में ही हैं। साहेल एक ट्रांजिशन जोन है। यह उत्तर में सहारा मरुस्थल को दक्षिण के समाना घास के मैदान से अलग करता है। आपको बता दें कि IEP ऑस्ट्रेलिया स्थित एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यह डिफेंस, सिक्योरिटी, आतंकवाद और विकास जैसे मुद्दों पर रिसर्च करता है। दोस्तों, अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, UPSC संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने लोकतंत्र में एक नई समस्या की तरफ ध्यान दिलाया है। इसे इमोक्रेसी कहा जा रहा है। वे मुरली देवड़ा मेमोरियल डायलॉग्स के पहले सत्र को संबोधित कर रहे थे जिसकी थीम लीडरशिप और गवर्नेंस रखी गई थी। देखिए, इमोक्रेसी का मतलब है कि सरकारें और नेता भावनाओं के आधार पर नीतियां बना रहे हैं जिससे सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोक लुभावन नीतियां यानी कि ऐसी योजनाएं जो जनता को तुरंत खुश करने के लिए बनाई जाती हैं, आर्थिक रूप से नुकसानदायक होती हैं। अगर कोई नेता इन नीतियों को अपनाता है तो आगे चलकर इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार को ऐसे फैसले लेने चाहिए जो जनता के दीर्घकालिक भले के लिए हों, न कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। नेताओं को जनता के सशक्तिकरण पर ध्यान देना चाहिए, न कि उन्हें मौद्रिक तौर पर लाभ पहुंचाना चाहिए।
देखिए, एक कहावत है कि किसी को खाने के लिए मछली देने से अच्छा होता है उसे मछली पकड़ना सिखा दें। कहने का मतलब है कि जब आप एक बार किसी को मौद्रिक तौर पर मदद करेंगे तो उसे केवल एक ही बार फायदा होगा, और उसे सक्षम बनाने पर यानी आजीविका के लिए तैयार करने पर, स्किल सिखा देने पर लाइफ टाइम का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कुछ सरकारें वोट पाने के लिए लोक लुभावन नीतियों और तुष्टीकरण की राजनीति अपना रही हैं। मतलब ये कि वे ऐसी योजनाएं बना रही हैं जो कुछ खास समूहों को खुश करने के लिए होती हैं, भले ही इससे देश को लंबे वक्त में नुकसान हो जाए। आपको याद होगा, कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्रीबीज को लेकर सवाल उठाया था। कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या फ्रीबीज से बेहतर ये नहीं होगा कि लोगों को समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाया जाए और राष्ट्र के विकास में योगदान करने की अनुमति दी जाए। आपको बता दें कि फ्रीबीज बहुत कम वक्त के लिए एक टारगेटेड वर्ग को दी जाने वाली सुविधा है। इसमें फ्री में लैपटॉप दे देना, साइकिल दे देना, बिजली पानी मुफ्त कर देना जैसी सुविधाएं शामिल हैं। फ्रीबीज एक डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। इसके चलते लोगों में काम करने का मोटिवेशन कम होता है। साथ ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी कमी देखी गई है। उपराष्ट्रपति के मुताबिक चुनाव लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह लोकतंत्र का अंत नहीं है। अगर चुनावी वायदों पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जाए तो इससे सरकार के पास बुनियादी ढांचे, सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों में निवेश करने के लिए कम पैसे बचते हैं और इससे देश की आर्थिक प्रगति धीमी हो जाती है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे ऐसी चुनावी घोषणाओं से बचें जिन्हें पूरा करने के लिए सरकार को जरूरी विकास कार्यों का बजट काटना पड़े। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि कमजोर और वंचित वर्गों के लिए की जाने वाली सकारात्मक नीतियां जैसे किसानों और ग्रामीण भारत के लिए विशेष योजनाएं तुष्टीकरण की राजनीति से अलग हैं। ये न्याय संगत नीतियां हैं क्योंकि इनका मकसद समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना है। यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के गठन को मंजूरी दी है। इसमें अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों यानी डिजिटल एसेट के भंडार भी स्थापित किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश के मुताबिक बिटकॉइन ही ओरिजिनल क्रिप्टो करेंसी है क्योंकि इसकी फिक्स्ड सप्लाई है। साथ ही दुनिया के सभी देशों से पहले इसका एक रिजर्व स्थापित करना यूएसए के लिए रणनीतिक तौर पर अहम साबित होगा। बिटकॉइन के अलावा अन्य डिजिटल एसेट में इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना और कार्डानो को जगह दी गई है। जब से यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से क्रिप्टो मार्केट में एक तेजी की उम्मीद की जा रही थी। माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का रुख वर्चुअल करेंसीज को लेकर इजी रहने वाला है। उनके साथ एडवाइजर के तौर पर इलॉन मस्क भी हैं जिन्हें वर्चुअल करेंसीज का बड़ा हिमायती माना जाता है। लेकिन जब से यूएसए ने स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व की घोषणा की है, क्रिप्टो करेंसीज खासतौर पर बिटकॉइन की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। देखिए, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का ही एक प्रकार है, लेकिन ये इतनी प्रचलित क्रिप्टो करेंसी है कि अक्सर लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही सेंस में कर लेते हैं। बिटकॉइन दुनिया में साल 2009 में प्रचलन में आई थी। क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल या डिजिटल करेंसी होती हैं जिनमें एन्क्रिप्शन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये करेंसीज किसी सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेट नहीं होती। क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती हैं। ब्लॉकचेन तकनीक के नाम से साफ है कि ब्लॉक्स की चेन या श्रृंखला। इस तकनीक में ब्लॉक्स की एक सीरीज होती है। इन ब्लॉक्स में सूचनाएं होती हैं। ये सूचनाएं क्रिप्टोग्राफी के जरिए इनकोडेड होती हैं। क्रिप्टोग्राफी डेटा को स्टोर करने और आगे ट्रांसमिट करने का एक तरीका है। ये किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ही आगे भेजा जाता है जिससे इसे केवल वही डिकोड कर सकते हैं जिनके लिए वे भेजा गया है। ब्लॉकचेन P2P नेटवर्क पर आधारित तकनीक है, तो किसी एक ब्लॉक में बदलाव करने पर सारे नोड्स को पता चलता है। यह तकनीक डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत नेचर की है, यानी किसी एक सिस्टम से पूरी चेन कनेक्ट नहीं होती बल्कि पूरी चेन के सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है याओंडे घोषणा। मार्च 2024 में 11 अफ्रीकी देशों ने मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिसे याओंडे घोषणा कहा जाता है। इस घोषणा की मुख्य थीम थी नो वन शैल डाई फ्रॉम मलेरिया। वैश्विक मलेरिया रिपोर्ट 2023 के मुताबिक वैश्विक स्तर पर मलेरिया के 94% मामले अफ्रीका में दर्ज किए गए हैं। यहाँ पर याओंडे से मतलब है कैमरून की राजधानी याओंडे। इस घोषणा पत्र पर कैमरून की राजधानी याओंडे में ही हस्ताक्षर हुए, इसलिए इसे याओंडे घोषणा कहा जाता है। पहला सवाल है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। 2025 में भारत को 14वें स्थान पर रखा गया है। 2025 में पाकिस्तान को पहला स्थान हासिल हुआ है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 1 और 2।
अगला प्रश्न है बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन संबंधित है महिला अधिकारों से, बुजुर्गों के अधिकारों से, ट्रांसजेंडर समुदाय से या फिर आतंकवाद उन्मूलन से। पहला सवाल था द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्लस्टर युद्ध सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। भारत इस संधि में शामिल नहीं है। सही कथन या कथनों को चुनना था, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। और दूसरा प्रश्न था खबरों में रहा तोरखम बॉर्डर किससे संबंधित है? अफगानिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत, भारत चीन या फिर भारत म्यांमार। सही जवाब है विकल्प ए, यानी तोरखम बॉर्डर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा से संबंधित है।